खास शो विशुद्ध राजनीति। मैं हूं आपके साथ गुलविश। इस शो के जरिए बिना लाग लपेट एकदम निष्पक्ष रहकर हम आपको रूबरू कराते हैं राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर से। तो चलिए शुरू करते हैं विशुद्ध राजनीति। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं। साल 2014 के चुनाव के बाद देश में एक बार फिर गठबंधन सरकार की राजनीति वापस लौट रही है, जिसमें एनडीए के घटक दलों तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसलिए मोदी कैबिनेट में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की नजर कई प्रमुख विभागों और मंत्रालयों पे है। सूत्रों ने बताया कि जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार अपनी पार्टी के सांसदों के लिए कृषि समेत कई बड़े पद की मांग कर सकते हैं। वहीं खबर ये भी है कि जेडीयू अपने लिए 2 कैबिनेट भी चाहता है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रेलवे, कृषि या उद्योग मंत्रालय मांग सकते हैं। इसके अलावा शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी एक मंत्रालय मांग रहे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार के घर जेडीयू नेताओं की बैठक हुई, जिसके बाद जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जेडीयू का रुख आज भी जस का तस बना हुआ है, लेकिन अग्निवीर पर फिर से विचार करने की जरूरत है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं। वहीं दल बदल विरोधी कानून के मद्देनजर लोकसभा स्पीकर की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए टीडीपी इस पद के लिए बातचीत कर रही है। लोकसभा स्पीकर पद के लिए किए गए इस कदम से गठबंधन के सहयोगियों को भविष्य में किसी भी संभावित विभाजन से बचाने की संभावना है। इसके अलावा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि नायडू भगवा खेमे से 2 से ज्यादा कैबिनेट पद मांग रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अब पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मोदी के 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की संभावनाएं बनी हुई हैं। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। खबर यह है कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्ष के साथ ही भूटान के पीएम भी शामिल होंगे। इसके अलावा कई देशों के भी नेता मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। खबर यह भी है कि बांग्लादेश की राष्ट्रपति शेख हसीना, नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ ही भूटान के राजा शेरिंग तोब्गे शामिल हो सकते हैं। वहीं कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी ने दिल्ली में मुलाकात की, जिसके बाद खबर यह है कि दोनों के बीच इंडिया अलायंस की केंद्र में सरकार बनाने को लेकर चर्चा हुई है। यहाँ आपको बता देते हैं कि ये जग जाहिर है कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बीच सियासी रिश्ते रहे हैं। यूपी में टीएमसी को सपा ने भदोही सीट दी थी। दोनों नेताओं के बीच पर्दे के पीछे का कोऑर्डिनेशन इतना मजबूत था कि जब सीएम नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाए जाने का फैसला लिया जाना था, तब ममता और अखिलेश नहीं गए थे। खैर, अभिषेक और अखिलेश की मुलाकात के दौरान राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन भी मौजूद रहे, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि यह खुशी की बात है कि इस बार विपक्ष मजबूत होगा। विपक्ष की आवाज इस बार दब नहीं पाएगी। खुशी की बात यह है कि विपक्ष इस बार मजबूत होगा और विपक्ष की जो आवाज है वो दबेगी नहीं। और वहीं कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो चुनाव में जनता के बीच में रखे गए थे। सबसे बड़ा सवाल यह अग्निवीर की नौकरी का। समाजवादी पार्टी कभी भी अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती है। फौज की नौकरी बढ़े, नौजवान वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करना चाहता है, उसको मौका मिले। वहीं अखिलेश ने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला है कि प्रशासन ने जानबूझकर उम्मीदवारों को हरवाया। फर्रुखाबाद इसका एक उदाहरण है। यहाँ पूरा प्रशासन सरकार के लिए काम कर रहा था। जो सीटें हमें जीतनी थी, जहाँ हमें उम्मीद थी, वो सीटें हम नहीं जीत पाए। कई कारण होते हैं उसको, लेकिन कई जगह उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है कि प्रशासन ने जानबूझ करके सीटें हराई। फर्रुखाबाद उसमें उदाहरण है। वहाँ का पूरा प्रशासन सरकार के लिए काम कर रहा था।
बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की केंद्र में सरकार बनने जा रही है। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर चर्चा हो रही है। इस पद के लिए राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस नेता राहुल गांधी बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में अंदर खाने विचार चल रहा है कि राहुल गांधी सदन में कांग्रेस की कमान संभालें और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। जल्द ही कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में लोकसभा में कांग्रेस का नेता तय किया जाना है। इस बीच कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी खुलकर राहुल गांधी को विपक्ष के नेता बनाने की मांग की है। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 10% से अधिक सीटें होनी जरूरी हैं। साल 2014 में कांग्रेस ने 44 और 2019 में 52 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार पार्टी के हिस्से में 99 सीटें आई हैं। ऐसे में राहुल गांधी के एलओपी बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वो 9 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, लेकिन इस समारोह को पोस्टपोन करने की खबर है। जानकारी के मुताबिक अब वो 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे। नायडू के शपथ लेने की तारीख में बदलाव की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को बताया जा रहा है। वे लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मोदी ने बुधवार को राष्ट्रपति मुर्मू को अपना त्याग पत्र सौंप दिया था, जिसके बाद खबर आ रही थी कि मोदी 8 जून को शपथ लेंगे, लेकिन अब ताजा अपडेट ये है कि नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण 9 जून को होगा, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने अपना शपथ ग्रहण कार्यक्रम पोस्टपोन किया और उसे 12 जून को रखा। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम में टीडीपी ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं। 135 सीटें जीतकर टीडीपी ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। वहीं चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन के लिए एक किंग मेकर में से एक बनकर सामने आए हैं। एनडीए ने लगातार तीसरी बार बहुमत पाने का रिकॉर्ड बनाया है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी का गठबंधन की सरकार बनाने में अहम योगदान रहने वाला है। भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर बहुमत लाने में सफल नहीं हो सकी। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने इस बार चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। दिल्ली में पानी की किल्लत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को जून से हर दिन 137 क्यूसेक अतिरिक्त जल छोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने हरियाणा से कहा कि वो अपने क्षेत्र में पड़ने वाली नहर के जरिए पानी के दिल्ली तक पहुंचने में सहयोग करें। साथ ही कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को भी पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरियाणा सरकार ने आपत्ति जताई और कहा कि उनके पास ये जानने का तरीका नहीं है कि हिमाचल से हथनीकुंड कितना पानी पहुंचा। वहीं ये पानी हथनीकुंड बैराज से होते हुए दिल्ली के वजीराबाद बैराज तक पानी पहुंचता है। क्या भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार को ये पहले ही नहीं कर देना चाहिए था? क्या इस छोटे से मामले के अंदर भी जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा तो हरियाणा मानेगा? क्या केंद्र सरकार को ये पहल नहीं करनी चाहिए थी कि केंद्र सरकार को कहना चाहिए था कि भाई जब हिमाचल पानी देना चाहता है, दिल्ली पानी खरीदना चाहता है, हरियाणा उसको रास्ता दे दे? ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही। कोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि आदेश दिया जा चुका है। अब सोमवार यानी 10 जून को हरियाणा सरकार बताए कि मामले में क्या हुआ है। दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार उनके हिस्से का पानी छोड़ नहीं रही है। याचिका में मांग की गई कि हरियाणा हिमाचल प्रदेश के उपलब्ध कराए गए पानी को छोड़े। वहीं हाल ही में जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर 1 महीने के लिए दिल्ली को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। आतिशी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को लिखा था कि दिल्ली में मौजूदा संकट से निपटने के लिए हरियाणा को यमुना में तुरंत अतिरिक्त पानी छोड़ने की जरूरत है। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली सरकार के आरोप को खारिज करते हुए कहा था कि हरियाणा दिल्ली को उसके हिस्से का पानी दे रहा है। तो ये थी विशुद्ध राजनीति में आज की सभी बड़ी खबरें। राजनीति से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए विशुद्ध राजनीति। कल फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।